Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 9th chapter from Home Science Class 12 and the name of this chapter is Fashion Design and Merchandising. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कैसे फैशन डिजाइनिंग और मर्चेडाइजिंग काम करती है। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्यों आपको पढ़ना जरूरी है। फैशन डिजाइन एंड मर्चेडाइजिंग विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ फैशन बिजनेस वर्क। ये चैप्टर आपको ये समझने के योग्य बनाएगा कि फैशन बिजनेस कैसे काम करता है। It includes all the process involved with producing raw material, apparel, accessories, and the retail stores that sell fashion merchandise to the public. तो यहाँ पे हम सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे फैशन बिजनेस वर्क करता है। यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने से लेके अपैरल कैसे बनता है, कैसे उसको उस अपैरल के ऊपर एक्सेसरीज का यूज किया जाता है, फिर कैसे रिटेल स्टोर में ये अपैरल पहुंचता है, फिर कैसे इसको सेल किया जाता है पब्लिक को, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Fashion merchandising equipped to first respond to what, why, and when a style become a fashion, and then helps to determine its suitability for the particular retail operation and for what length of time. Fashion merchandising में ये देखा जाता है कि कौन सा स्टाइल है, क्यों वो स्टाइल फैशन है और कब वो स्टाइल जो है वो फैशन बन रहा है। देखो स्टाइल बहुत सारे मार्केट में है, अभी है फिर वो चले जाएंगे, कब एक स्टाइल फैशन बनता है ये चीज हम समझ सकते हैं फैशन मर्चेडाइजिंग के थ्रू। और फैशन मर्चेडाइजिंग हेल्प करता है हमको कि हम एक स्टाइल को कैसे फैशन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कितना देर तक वो टिकेगा, कितने लेंथ ऑफ टाइम तक वो मार्केट में रहेगा, ये भी हम फैशन मर्चेडाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे फैशन मर्चेडाइजिंग का क्या मतलब है कि आप प्लान कर रहे हो, बाय कर रहे हो और फिर सेल कर रहे हो। प्लानिंग करोगे कि कौन सा फैशन पे आपको फोकस करना है, कौन से स्टाइल पे फोकस करना है जिसको आप मार्केट में उतारना चाहते हो, फिर उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल बाई करोगे और फिर रॉ मटेरियल के बाद जब आपका पैरल आपका डिजाइन प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर आप उसको सेल कर दोगे। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं, प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि फैशन से रिलेटेड है। सबसे पहला तो फैशन। फैशन क्या होता है? इट इज द स्टाइल और स्टाइल्स मोस्ट पॉपुलर एट अ गिवन टाइम। एक समय पे जो स्टाइल सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसको हम क्या बोलेंगे? फैशन। आजकल फैशन में क्या है, जो स्टाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर है वही फैशन कहलाती है। अब स्टाइल क्या होता है? इट इज एनी पर्टिकुलर लुक और कैरेक्टरिस्टिक इन अपैरल और एसेसरी। कोई भी लुक हो सकता है, कोई भी विशेषता हो सकती है, कोई भी एक्सेसरी भी हो सकती है जो आजकल क्या है, स्टाइल है। मतलब स्टाइल में हर चीज आती है ना, कोई पर्टिकुलर लुक हो सकता है। स्टाइलिंग आप करते हो तो सिर्फ कपड़े की तो स्टाइलिंग करते नहीं, आप एक्सेसरीज को भी स्टाइल करते हो, इसके अलावा आप अपने लुक को भी स्टाइल करते हो। तो आप कोई भी लुक हो सकता है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, कोई भी एक्सेसरी हो सकती है। A style may come and go in fashion, but the specific style always remains. देखो एक स्टाइल जो होता है ना वो आता रहता है, जाता रहता है और उसी हिसाब से फैशन बनता रहता है। लेकिन कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जो कि हमेशा रहते हैं। ठीक है, जैसे सिल्क की साड़ीज हमेशा फैशन में रहेंगी, पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ठीक है, तो कुछ स्टाइल हमेशा रहते हैं, वो कभी जाते नहीं है। अब फैड्स क्या होता है? इट इज शॉर्ट लिव्ड फैशन। ये क्या है? शॉर्ट लिव्ड फैशन है, मतलब जो छोटे समय के लिए आता है, कम समय के लिए आता है और चला जाता है। कैन कम एंड गो इन अ सिंगल सीजन। थोड़े समय के लिए आया फिर चला गया। एग्जाम्पल क्या है? हॉट पैंट्स हो गए, बैगी पैंट्स, अनमैच्ड बटन्स। तो ये सब कुछ स्टाइल्स थे जो थोड़े समय के लिए रहे फिर चले गए, तो इनको फैड्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिक। क्लासिक क्या है? इट इज स्पेशल स्टाइल्स दैट नेवर बिकम कंप्लीटली ऑब्सोलीट बट इंस्टेड रिमेन मोर और लेस एक्सेप्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये ऐसे स्टाइल होते हैं जो पूरी तरह से कभी नहीं जाते, मतलब इनकी पॉपुलैरिटी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन ये पूरी तरह से कभी भी मार्केट से गायब नहीं होते। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लेजर जैकेट्स, पोलो शर्ट, चैनल सूट, ये सब एग्जाम्पल है क्लासिक के। मतलब इनकी पॉपुलैरिटी कम ज्यादा हो जाएगी लेकिन ये पूरी तरह से कभी भी मार्केट से गायब नहीं होंगे। उसके बाद फैशन डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे कि कैसे फैशन का डेवलपमेंट हुआ। तो देखो फ्रांस क्या था? ये सेंटर ऑफ फैशन था, फ्रांस से ही फैशन आया। पहले फ्रांस के लोग ही सबसे ज्यादा फैशन को फॉलो करते थे। ठीक है, तो फ्रांस क्या था? सेंटर था फैशन का। फ्रांस डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगिन इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो फ्रांस का जो डोमिनेंस था इंटरनेशनल फैशन पे वो कब शुरू हुआ? 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, अर्ली 18th सेंचुरी में शुरू हुआ। Until industrial revolution, only the wealthy could afford fashionable clothes. जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक क्या था? सिर्फ रिच पर्संस ही फैशनेबल क्लोथ्स को अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि फैशनेबल क्लोथ्स बहुत महंगे होते थे, वो कस्टमर के हिसाब से बनाए जाते थे, इसी वजह से रिच लोग ही इनको बनवा पाते थे। बाय द टर्न ऑफ 18th century, King Louis 14 courts member began the trendsetters of taste, making Paris the fashion capital of Europe. अब हुआ क्या कि जैसे ही 18th सेंचुरी आई, किंग लुइस 14th के कोर्ट के जो मेंबर्स थे ना वो क्या बन गए? ट्रेंड सेटर्स बन गए।
ट्रेंड सेटर्स बन गए, मतलब इन्हों यही जैसा मतलब कि ट्रेंड को सेट करने वाले बन गए। ये लोग जिस फैशन को जिस स्टाइल को अपना लेते थे वही ट्रेंड बन जाता था। और ये लोग कौन थे? ये मेंबर्स थे किंग लुइस 14 के दरबार में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, पेरिस क्या बन गया, फैशन कैपिटल बन गया यूरोप की। पूरे यूरोप की फैशन कैपिटल था पेरिस। मतलब पेरिस से ही हर फैशन आगे बढ़ता था, पहले पेरिस में ही कोई फैशन शुरू होता था। ऑल द क्लोथ्स वर हैंडमेड एंड कस्टम मेड, मेड टू फिट द कस्टमर्स एग्जैक्ट मेजरमेंट। उस समय सारे कपड़े कैसे बनते थे? हैंडमेड होते थे। तो हैंडमेड होंगे तो किसी ना किसी जो है कस्टमर के हिसाब से होंगे, इसीलिए ये कस्टम मेड होते थे। मतलब कस्टमर की एग्जैक्ट नाप के हिसाब से ये कपड़े बनते थे, कस्टमर्स के फिटिंग के हिसाब से होते थे। तो एक कपड़ा कोई दूसरा नहीं पहन सकता, जिसके हिसाब से होगा, जिसकी मेजरमेंट के हिसाब से होगा, उसी वही केवल उसको पहनेगा। France became the center of fashion due to support from the royal court and the development of silk industry there. तो देखो दो कारणों से फ्रांस जो था वो सेंटर ऑफ फैशन बना। पहला तो फ्रांस का जो रॉयल कोर्ट था, जो दरबार था, शाही दरबार, उससे फैशन को क्या मिलता था? सपोर्ट मिलता था। दूसरा यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। कॉटर वॉज अ टर्म यूज फॉर आर्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग की आर्ट को कॉटूर कहा जाता था। अ फीमेल डिजाइनर वॉज कॉटूरियर एंड हिज फीमेल काउंटर पार्ट वॉज काउटिरियर। तो जो मेल डिजाइनर था उसको काउटिरिये कहा जाता था, काउटिरिये। एंड जो फीमेल उसकी साथी थी, मेल डिजाइनर की जो फीमेल साथी थी, उसको काउटिरियर कहा जाता था। ठीक है, इसको काउटिरिये और इसको काउटिरियर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ड्यूरिंग दिस टाइम स्पिनिंग जेनी वॉज एंड पावर लूम्स वर इन्वेंटेड। इस समय तक स्पिनिंग जेनी भी इन्वेंट हो चुकी थी और पावर लूम भी इन्वेंट हो चुके थे। दिस गेव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से एक राइज देखने को मिला, एक बूम देखने को मिला अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि स्पिनिंग जेनी भी आ चुकी थी और पावर लूम्स भी आ चुकी थी। रैपिड इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन रिटर्न क्रिएटेड अ मिडिल क्लास। देखो पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था तो दो ही क्लास हुआ करती थी, अपर क्लास और लोअर क्लास, रिच और पुअर। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ट्रेड्स आए, इंडस्ट्रीज आई, उस समय एक नया क्लास सामने आया जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास बोलते हैं। तो मिडिल क्लास इस समय उभर के सामने आया था। The invention of swing machine turned the handcraft into an industry. Swing machine, सिलाई मशीन की आविष्कार ने हैंडक्राफ्ट को एक इंडस्ट्री बना दिया। In 1859, Isaac Singer developed the foot treadle for the swing machine, which left the hand free to guide the fabric. पहले क्या था? स्विंग मशीन को हाथ से चलाया जाता था। अभी भी बहुत सारी स्विंग मशीन हाथ से चलती है, लेकिन जो पैर से चलने वाली फुट ट्रेडल का जो आविष्कार था, किसने किया? आइजैक सिंगर ने किया, 1859 में किया, जिसकी वजह से हाथ हमारे फ्री हो गए और हम फिर हाथ का यूज करने लगे फैब्रिक को गाइड करने के लिए। अब आपका हाथ पूरी तरह से फैब्रिक पे यूज होता था। एंड अर्ली यूज ऑफ स्विंग मशीन वाज टू मेक सिविल वॉर यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले स्विंग मशीन का यूज क्यों हुआ था? सिविल वॉर यूनिफॉर्म बनाने के लिए। जब सिविल वॉर चल रही थी उस समय यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए इस मशीन का यूज हुआ था सबसे पहले। In 1849, fabric intended for tents and wagon covers was used to make long-wearing pants and pockets for tools by a young boy, Lewis Strauss. तो लेविस स्ट्रॉस ने क्या किया था? डेनिम्स का आविष्कार किया था। ठीक है, ये जो पैंट थी इसको बाद में क्या बोला जाने लगा? डेनिम बोला जाने लगा। कैसी पैंट थी ये? किस कपड़े से बन रही थी? उस कपड़े से जिसका टेंट बनाया जाता था, जिससे गाड़ियों के कवर बनाए जाते थे। इस कपड़े का यूज करके पैंट बनाई जाने लगी और उसके पॉकेट भी क्या होते थे? बड़े होते थे। और क्यों ये बड़े पॉकेट होते थे? ताकि टूल्स को, औजारों को आप उसमें रख पाओ। तो बेसिकली जो वर्किंग क्लास था, जो मजदूर वर्ग था, उसके लिए ये पैंट का आविष्कार किया था लेवी स्ट्रॉस ने 1849 में। बाद में ये पैंट इतनी पॉपुलर हो गई, फिर इनको डेनिम्स के नाम से जाना जाने लगा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ क्लोथ स्पेशली मेड फॉर लेबरर्स। तो लेबरर्स के लिए जो क्लोथ्स का बनना शुरू हुआ था वो इसी समय से हुआ था, शुरू हुआ था। तो हम कह सकते थे कि डेनिम्स पहली बार जब बनी थी तो किसके लिए बनी थी? मजदूरों के लिए बनी थी। बाद में फिर इतनी पॉपुलर हो गई कि सब लोग इसको पहनने लगे। Women started wearing separate skirt and blouses in 1880s। तो इस डिकेड में, 1880 वाले डिकेड में विमेन ने क्या किया? स्कर्ट्स और ब्लाउज को सेपरेट पहनना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले एक ही में होता था, स्कर्ट और ब्लाउज अलग नहीं होते थे, एक ही पूरी ड्रेस होती थी। दिस वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ रेडी टू वियर क्लोथ्स फॉर वुमेन। अब इसी वजह से, इसी के साथ जब स्कर्ट और ब्लाउज अलग अलग वुमेन ने पहनना शुरू किया, तो इसी के साथ जो है वुमेन के लिए भी रेडी टू वियर क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर होने लगे, बनने लगे। बाय 19th सेंचुरी अफोर्डेबल फैशंस वर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक थ्रू फेयर्स एंड बाजार्स। तो 19th सेंचुरी आते आते
जो फैशन था उसको नॉर्मल पब्लिक के लिए भी क्या बना दिया गया, अवेलेबल बना दिया गया। सिर्फ अमीरों के लिए ये नहीं रह गया, अब जनरल पब्लिक भी इनको ले सकती थी। मेलों के थ्रू, बाजार के थ्रू क्या किया जाने लगा, फैशन को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। विद ग्रोइंग डिमांड फॉर वेराइटी ऑफ गुड्स, रिटेल स्टोर ग्रू इन सिटीज। अब जब इन चीजों की डिमांड होने लगी, फैशन की डिमांड होने लगी, कपड़ों की डिमांड होने लगी रेडीमेड, तो फिर बहुत सारे रिटेल स्टोर्स जो है, दुकानें जो है वो सिटीज में खुलने लगी, क्योंकि लोग अब इसकी डिमांड करने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे फैशन का डेवलपमेंट हुआ, फ्रांस से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। अब फैशन साइकिल को हम समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पिछली बार भी आया था कि फैशन साइकिल क्या है। द वे इन विच फैशन चेंजेस इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ फैशन साइकिल। जिस तरह से फैशन चेंज होता है, एक फैशन आता है, पीक पे जाता है, फिर गिरता है, फिर दूसरा फैशन आता है, तो इस तरह से ये जो पीरियड है जिसमें फैशन चेंज होता है, इसको हम फैशन साइकिल कहते हैं। अ पीरियड ऑफ टाइम और लाइफ स्पान ड्यूरिंग विच द फैशन एग्जिस्ट। जिस पीरियड में फैशन एग्जिस्ट करता है उसको फैशन साइकिल कहते हैं। जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है ना, कि बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर एडल्ट बना, फिर ओल्ड एज में गया और फिर उसकी डेथ हो गई। उसी तरह फैशन साइकिल भी होती है कि कैसे कोई फैशन आया, फिर पीक पे गया, फिर लोगों ने उसको छोड़ दिया, मतलब वो फिर इतना यूज नहीं होने लगा और धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया। तो 5 स्टेजेस हैं फैशन साइकिल में। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। सबसे पहले एक स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, फिर धीरे धीरे जब लोग उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। फिर आता है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। यहाँ पे पॉपुलैरिटी एकदम पीक पे होती है, अब लोग इसको बहुत ज्यादा इस फैशन को यूज करने लगते हैं, मतलब जनरल नॉर्मल मिडिल क्लास तक भी अब ये फैशन पहुंच चुका होता है। इसके बाद फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। अब पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे अब सब कोई इस फैशन को पहनने लगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जिन्होंने स्टार्टिंग में इस फैशन को अपनाया था वो धीरे धीरे इसको छोड़ने लगते हैं, वो धीरे धीरे से बोर होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिजेक्शन ऑफ स्टाइल एंड ऑब्सोलेंस। अब क्या होता है, जो ये स्टाइल है रिजेक्ट होने लगता है और धीरे धीरे अप्रचलित हो जाता है और मार्केट में नया स्टाइल फिर आ जाता है। यहाँ देखो स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल को इस फिगर के थ्रू, ग्राफ के थ्रू बताया गया है। इसको भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, इसको ड्रॉ करने का आता है, पिछली बार आया था। तो यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो, ये मेजर्ड इन सेल वॉल्यूम है, मतलब कि सेल्स किस हिसाब से हो रही है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस कितनी है। मतलब जितनी सेल होगी, जितना कोई फैशन बिकेगा, जितना कोई स्टाइल बिकेगा, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस उतनी ही ज्यादा है। और ये फेजेस है, 3 फेजेस हैं इस पूरे साइकिल में। पहला है इंट्रोडक्टरी फेज, जहां पे फैशन इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में। दूसरा है एक्सेप्टेंस फेज, जहां पे एक्सेप्ट किया जाता है फैशन को मार्केट में, किसी स्टाइल को मार्केट में। फिर है रिजेक्शन फेज, जब जो स्टाइल है वो रिजेक्शन की फेज में हो जाता है, जब उसको रिजेक्ट किया जाने लगता है मार्केट में। तो यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन सबसे पहले था, ये हमने पढ़ा था, 5 स्टेजेस थी। दूसरा था राइज, जब थोड़ा बढ़ता है फैशन, सेल बढ़ती है, तब हम कह सकते हैं कि जो स्टाइल है उसमें एक राइज देखने को आ रहा है। फिर पीक, जब स्टाइल एकदम पीक पे होता है, जब बहुत ज्यादा इसकी सेल हो रही होती है, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तब हम इसको कहते हैं पीक पीरियड। उसके बाद धीरे धीरे ये फैशन क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है और फिर धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाता है। इसके स्टेजेस 5 है और फेजेस कितने हैं, 3 हैं, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैशन मर्चेडाइजिंग। इट रिफर्स टू द प्लानिंग रिक्वायर्ड टू हैव द राइट मर्चेडाइज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस एट विद द राइट सेल प्रमोशन। तो फैशन मर्चेडाइजिंग में क्या किया जाता है, कपड़े को अच्छे से उसका व्यापार किया जाता है। व्यापार करने का मतलब उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है, उसका प्रमोशन करना है। ठीक है, तो कैसे आप कपड़े को मार्केट में उतार पाओगे, तब उतारोगे जब आपको पता हो कि उसको मार्केट में लाने का सही समय क्या है, सही जगह कौन सी है जहां पे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सही प्राइस पे बेचना है, और आपको उसका सेल्स का प्रमोशन भी अच्छे से करना है। मतलब आपको उस कपड़े का, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है अच्छे से। जो भी प्रमोशन का आपका साधन हो उसके थ्रू आपको प्रमोट करना है। जैसे जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो मॉडलिंग कराते हैं, मॉडल्स उन फैशन डिजाइनर के कपड़ों को पहन के मॉडलिंग करती है और फिर लोगों तक वो कपड़ा पहुंचता है। तो इसी तरह से आप, अब अगर फैशन डिजाइनर बहुत बड़े नहीं भी हैं आप, तो क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी प्रमोशन का साधन है उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तभी तो लोगों को समझ में आएगा, लोगों को पता चलेगा कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो। उसके लिए आप बहुत सारे तरीकों का यूज कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो। इफ ऑल दिस कंडीशन आर प्लान, तो ये सारी कंडीशन अगर प्लान है, आपने सही अच्छे से मर्चेंडाइजिंग की है, आपने राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे अपना प्रोडक्ट लाया है, प्रोडक्ट का प्रमोशन अच्छे से किया है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाओगे। अब है फैशन मर्चेडाइजर। ये क्या होता है, ये वो पर्सन होता है जो क्या करता है, जो मर्चेडाइजिंग करता है। ठीक है, हु फैसिलिटेट्स कन्वर्शन ऑफ इंस्पिरेशन इनटू डिजाइन। तो जो इंस्पिरेशन है डिजाइन की, उसको डिजाइन में कन्वर्ट करने का काम ये व्यक्ति करता है। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज करता है, प्लानिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रमोशन करता है और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है फैशन इंडस्ट्री में।
ताकि पब्लिक की, कस्टमर की नीड्स और डिमांड्स को पूरा किया जा सके। मतलब वो कस्टमर की नीड और डिमांड के हिसाब से जो ये प्रोडक्ट है उसको लाता है, ठीक है, उसको मार्केट में पहुंचाता है। अब यहाँ पे रोल हम पढ़ेंगे फैशन मर्चेंडाइजर का। तो सबसे पहला इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। A fashion merchandiser makes significant input of on types of fabric used to make a piece of clothing। कोई भी कपड़ा बनाने के लिए आपको फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी, कोई भी ड्रेस बनाने के लिए आपको फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो एक फैशन मर्चेंडाइजर देखता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस बनाने के लिए कौन सा टाइप का फैब्रिक हमको चाहिए। इसके लिए उसको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, फैब्रिक का हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, उसका सोशल कल्चर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फैब्रिक को लोग यूज कितना कर रहे हैं। देखो जैसे कॉटन है, कॉटन कब यूज होता है, गर्मी में यूज होता है, तो हमको देखना पड़ेगा ना कॉटन की हिस्ट्री क्या है, कैसे लोग इसको यूज करते हैं। उसी तरह सिल्क, सिल्क की हिस्ट्री क्या है, सिल्क को कौन ज्यादातर यूज करता है, जो अमीर लोग होते हैं वही अच्छा सिल्क अफोर्ड कर पाते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो फैब्रिक है उसकी हिस्ट्री क्या है, लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसको कितना यूज करते हैं, और हमको किन लोगों के लिए फैब्रिक बनाना है। तो उस चीज को ध्यान में रख के फिर हम क्या करेंगे, फैब्रिक चूज करेंगे। तो जो फैशन मर्चेंडाइजर है ना, उसको फैब्रिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, तभी वो डिजाइनर के विजन को रियलिटी में ला सकता है। डिजाइनर ने जो सोचा उसको रियलिटी में लाने का काम ये फैशन मर्चेंडाइजर करता है। By applying the knowledge about fabric and clothing construction, a fashion merchandiser takes a designer piece and find the best way to manufacture the item। तो एक डिजाइनर पीस को लेके उससे प्रोडक्ट बनाना, डिजाइनर कोई पीस अगर है, डिजाइन किसी डिजाइनर ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, उसको लेके अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, उसके उसका उससे इंस्पिरेशन लेके अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फैशन मर्चेंडाइजर है, इसको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए कि फैब्रिक कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे, उससे मतलब कपड़ा कैसे बनेगा, ये सब उसको पता होना चाहिए। एट द राइट टाइम टेकिंग थिंग्स लाइक प्राइस एंड टारगेट मार्केट इनटू कंसिडरेशन। अब ऐसा नहीं है कि डिजाइनर पीस को देख के एकदम उसकी तरह बनाना शुरू कर दिया, नहीं। क्या करना है, डिजाइनर पीस तो आपको लेना है, उससे इंस्पिरेशन तो लेनी है, लेकिन आपको अपनी टारगेट और जो कस्टमर है उनको ध्यान में रखना है। आपको देखना है कि किस समय पे आप ये प्रोडक्ट मार्केट पे ला रहे हो, सही प्राइस पे ला रहे हो या नहीं, जो कस्टमर है उनकी डिमांड के हिसाब से है कि नहीं, आपने जिस मार्केट को टारगेट किया है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट, आपका कपड़ा है या नहीं। तो डिजाइनर पीस को एज इट इज नहीं आप मार्केट में उतार सकते, आपको उनसे सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है, बाकी आपको अपनी बुद्धि लगानी है। क्योंकि आप डिजाइनर पीस जो है ना वो अमीर लोग लेते हैं, लेकिन आप जब अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो सीधे आप अमीरों को तो बेचोगे नहीं, आप बड़े डिजाइनर तो हो नहीं। तो उसके लिए आपको नॉर्मल जो मार्केट है, जो आपका टारगेट मार्केट है, जहां पे आपको कपड़ा बेचना है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्राइस दिमाग में रख के तब डिजाइनिंग करनी होगी। ठीक है, आप महंगा प्रोडक्ट नहीं बना सकते अगर आपका जो कस्टमर है वो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके बाद नेक्स्ट है बाइंग। देखो फैशन मर्चेंडाइजर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करता, वो बाइंग भी करता है। फैशन मर्चेंडाइजर क्या कर सकता है, वो फैशन आइटम्स को खरीद के अपने स्टोर पे रख सकता है, ऐसे भी वो क्या कर सकता है, फैशन को मार्केट तक ला सकता है। अ फैशन मर्चेंडाइजर मस्ट बी अवेयर टू द ऑफ द टारगेट मार्केट फॉर द फैशन आइटम्स एंड ऑल्सो बी वेरी वेल वर्स्ड इन फैशन ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो जो फैशन मर्चेंडाइजर है ना, इसको अपने टारगेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कौन है और वो कैसा फैशन आइटम लेंगे, कैसा फैशन आइटम खरीद सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे हर मार्केट वहां पे रहने वाले लोगों के हिसाब से बनता है। और इसको फैशन ट्रेंड एनालिसिस करना आना चाहिए, मतलब इसको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टाइल कितना देर तक मार्केट में टिकेगा, कौन सा स्टाइल फैशन में रहेगा। तो इसको फैशन ट्रेंड को देखना आना चाहिए, साथ ही साथ इसको फोरकास्टिंग भी करनी आनी चाहिए, मतलब इसको भविष्यवाणी भी करनी आनी चाहिए। मतलब इसको थोड़ा सा सोचना होगा भविष्य के बारे में कि अच्छा ये स्टाइल जो है ये कल को फैशन बन सकता है, या ये स्टाइल कल को आउट ऑफ फैशन हो सकता है। तो ये सब उसको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोटिंग। देखो जो फैशन मर्चेंडाइजर है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग तो करता ही है, इसके अलावा वो दूसरे डिजाइनर्स के प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है। ठीक है, इन द इवेंट्स दैट अ फैशन मर्चेंडाइजर इन वर्किंग फॉर द डिजाइनर प्रमोटिंग द डिजाइनर्स प्रोडक्ट टू द स्टोर्स। ये क्या करता है, डिजाइनर के प्रोडक्ट को स्टोर्स तक पहुंचाता है, उनको प्रमोट करता है, और इसका यहाँ पे ये मकसद होता है कि डिजाइनर का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स तक पहुंचे, और स्टोर्स तक पहुंचने के बाद वो बिके भी, मतलब उन स्टोर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाना जिन स्टोर्स पे बिक्री हो सकती है उन प्रोडक्ट की। सोचना कि कौन सा स्टोर पे हम प्रोडक्ट देंगे तब वो प्रोडक्ट बिकेगा। फिर है सेलिंग। अब देखो प्रमोटिंग कर दी, अब सेलिंग कराना भी इसका काम है। द फाइनल कंपोनेंट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग इज सेलिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग का फाइनल जो कंपोनेंट है वो क्या है, सेलिंग। बेचना ही तो मेन मकसद है। A fashion merchandiser who works with a designer is responsible for selling fashion into the items to the store। अब जो फैशन मर्चेंडाइजर डिजाइनर के साथ काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिजाइनर का जो फैशन है, डिजाइनर का जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर तक पहुंचाए, और फिर उसके बाद स्टोर तक पहुंचाने
से ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी, उसको बिचवाना भी, कस्टमर तक पहुंचाना भी इसका काम है। अगेन द मर्चेंडाइजर मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट फोरकास्टिंग एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग के लिए भी फैशन मर्चेंडाइजर को एक आइडिया होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, और फोरकास्टिंग तो आनी ही चाहिए कि क्या ट्रेंड्स हैं और क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, इसका अंदाजा भी वो लगा ले। ठीक है, तभी वो क्या करता है, टू गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम। और इसके बाद वो क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है डिजाइनर को कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाओगे तब आपकी बिक्री होगी। ठीक है, तो मर्चेंडाइजर का रोल बहुत ज्यादा है, वो बाइंग भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, सेलिंग भी करता है, प्रमोट भी करता है। ठीक है, जब सेलिंग करेगा तो वहां पे वो डिजाइनर को बताएगा कि देखो ये ट्रेंड है, इस तरह से आप कपड़ा बनाओ, इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाओ, तब वो क्या होगा, मार्केटेबल होगा, लोग उसको खरीदेंगे। अब लेवल्स हैं, थ्री लेवल्स हैं मर्चेंडाइजिंग के, इनको हम पढ़ेंगे। ये भी पूछा जाता है कि कितने लेवल है मर्चेंडाइजिंग के और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहला है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग। इट इज अ बिजनेस दैट मूव द फैशन वर्ल्ड फ्रॉम डिजाइनर शोरूम टू द रिटेल सेल फ्लोर एंड इनटू द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। तो रिटेल मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है कि जो डिजाइनर का जो प्रोडक्ट है, डिजाइनर ने जो अपने शोरूम में प्रोडक्ट रखा है उसको रिटेल स्टोर तक लाना, फिर रिटेल स्टोर से उनको कहां तक लाना, कस्टमर के हाथों तक उसको पहुंचाना। ये किसका काम है, रिटेल मर्चेंडाइजिंग का काम है। इट इज अचीव्ड बाय द इंटरनल प्लानिंग दैट टेक्स प्लेस विद इन अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए इंटरनल प्लानिंग की जरूरत होती है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी प्लानिंग होती है कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट हमको डिजाइनर से खरीदना है और कैसे उसको फिर कस्टमर तक पहुंचाना है। इट इंश्योर्स दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज are on hand and sold at prices that customers are willing to pay to ensure a profitable operation। अब यहाँ पे जो मर्चेंडाइजिंग होती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि कैसे जो है बेचा जाए प्रोडक्ट, किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जाए ताकि कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर्स उसको पे करने को तैयार हो। आप ऐसा प्राइस नहीं रख लोगे जिसको कस्टमर पे ही ना कर पाए, तो कस्टमर के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस को रखना होगा ताकि आपका भी फायदा हो और कस्टमर को भी बहुत ज्यादा बोझ ना लगे, उनको ये ना लगे कि वो ये कपड़ा खरीद ही नहीं सकते। तो आपको ऐसा प्राइस रखना है जो कस्टमर देने को तैयार हो और आपका भी ज्यादा नुकसान ना हो, आप फायदे में ही रहो। नुकसान की तो बात ही नहीं होती, फायदे की बात होती है। मतलब कस्टमर को भी ऐसा ना लगे कि वो ज्यादा दे दिया उसने और आपको भी फायदा हो। इसका नेक्स्ट है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग। देखो, बाइंग एजेंसी के थ्रू जब मर्चेंडाइजिंग होती है तो इसको हम बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू खरीदते हो ना सामान, तो ये सब क्या है, बाइंग एजेंसी है। ठीक है, इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर गुड्स बाय कंसल्टेंसी। यहाँ पे आप कैसे सामान खरीदोगे तो आपको कंसल्टेंसी भी दी जाती है, आप रिव्यू देखते हो, प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स देखते हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। सेलिंग थ्रू बाइंग एजेंसी इज प्रॉफिटेबल फॉर एक्सपोर्टर्स एज इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। तो बाइंग एजेंसी के थ्रू बाई करना एक्सपोर्टर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, क्यों, क्योंकि इससे समय की बचत होती है, साथ ही साथ पैसे भी कम लगते हैं। ठीक है, the responsibility of the buying agent is to identify vendor, negotiate cost, check in process quality and perform pre-shipment quality inspection. They keep a regular control over quality during production process। तो जो आपके यहाँ पे बाइंग एजेंट होते हैं ना, बाइंग एजेंसी में क्या होते हैं, बाइंग एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स का क्या काम है कि वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना जहां से आपको सामान खरीदना है। आप यहाँ पे क्या करते हो, कॉस्ट को नेगोशिएट करते हो कि नहीं इतने पे नहीं, इतने पे दो, क्वालिटी को चेक करते हो, फिर शिपमेंट, जो प्री शिपमेंट होती है वहां पे भी आप क्वालिटी को देखते हो कि जो शिपिंग हो रही है वो अच्छे प्रोडक्ट की हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि सामान दिखाया कुछ और, शिपिंग किसी और की कर दी। तो जब प्रोडक्ट लोड हो रहा है, उसकी शिपिंग हो रही है, तभी भी उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके अलावा रेगुलर कंट्रोल रखा जाता है क्वालिटी के ऊपर प्रोडक्शन के प्रोसेस में, मतलब जिस भी समय प्रोडक्शन हो रहा है उस पूरे प्रोसेस में क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, तभी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच पाता है। इसके बाद थर्ड है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग। एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग को ध्यान से समझना। टू अंडरस्टैंड दिस इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इन अ एक्सपोर्ट हाउस। तो इसको समझने के लिए हमको एक्सपोर्ट हाउस में मर्चेंडाइजर के रोल को समझना होगा। तो दो तरह के मर्चेंडाइजर काम करते हैं एक्सपोर्ट हाउस में। जब हम एक्सपोर्ट हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के मर्चेंडाइजर होते हैं। पहला तो होता है बायर मर्चेंडाइजर, दूसरा है प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर। बायर का जो मर्चेंडाइजर है वो बायर के हिसाब से रहेगा, प्रोडक्शन का जो मर्चेंडाइजर है वो प्रोडक्शन के हिसाब से रहेगा, जो व्यक्ति सामान को बना रहा है, जो सेलर है उसके हिसाब से होगा। अब बायर कौन है, हम खरीदने वाले। अब हमारा जो मर्चेंडाइजर वहां पे रहेगा वो क्या करेगा, वो लिंक बनाएगा बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, मतलब खरीदने वाले के बीच में और मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उसके बीच में एक लिंक का काम करता है बायर मर्चेंडाइजर। अब इसका काम होता है बायर की तरफ से बात करना, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ये बात नहीं करता, ये बायर की तरफ से बात करता है। दे हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। वो ये भी देखता है कि जो प्रोडक्ट है वो बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया गया है या नहीं किया गया है।
सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग, सैम्पलिंग एंड कम्युनिकेशन विद द बायर। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बायर से कम्युनिकेट करें, जो भी प्रोडक्ट है उसकी सोर्सिंग करें, उसकी सैम्पलिंग भेजे बायर तक कि देखो ये सैंपल है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, उससे लगातार कम्युनिकेट करें। तो ये बायर की तरफ से काम करता है बायर मर्चेंडाइजर। अब है प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर। ये क्या करता है? द प्रोडक्शन मर्चेंट्स ऑन द अदर हैंड आर अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड बायर मर्चेंट। अब देखो ये जो बायर मर्चेंट है ना, ये वाला, इससे और मर्चेंट जो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरर है उससे, दोनों से लिंक करने का काम करता है प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर। ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मान लो मैन्युफैक्चरर है, इसका भी अपना एक मर्चेंडाइजर है। इसके अलावा जो हम कस्टमर्स हैं, जो हम बायर्स हैं, हमारा भी एक मर्चेंडाइजर है। तो ये जो मर्चेंडाइजर है ना, ये वाला हमारा मर्चेंडाइजर है। तो ये क्या करेगा? ये हमारी तरफ से बात करेगा, और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर का मर्चेंडाइजर है तो ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से बात करेगा। तो दो मर्चेंडाइजर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर है, जो मैन्युफैक्चरर का मर्चेंडाइजर है, ये डायरेक्ट बायर से बात नहीं करेगा, ये इस बायर से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, ये किससे बात करेगा? हमारे मर्चेंडाइजर से, हम बायर के मर्चेंडाइजर से। ठीक है, तो ये लिंक बनाता है किसके बीच में? जो प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर है किसके बीच में लिंक बनाता है? बायर के मर्चेंडाइजर के बीच में और जहां से प्रोडक्शन हो रहा है उनके बीच में। They have the responsibility of ensuring that the production goes according to the schedule and requirement of the buyer। तो यहाँ पे ये देखा जाता है, ये जो मर्चेंडाइजर है प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर, ये भी बायर के हिसाब से बायर को ध्यान में रखता है। ये बात करता है बायर के मर्चेंडाइजर से कि आपके बायर को, आपके जो आपका जो क्लाइंट है उसको कितने दाम पे प्रोडक्ट चाहिए, कितना प्रोडक्ट चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कब चाहिए, ये सारा कुछ प्लान करता है, ये सारा कुछ देखता है कौन? प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर। और फिर जब वो चीज देखता है तो इस हिसाब से वो अपने मालिक को, अपने मैन्युफैक्चरर को चीजें बताता है और फिर उसी हिसाब से बायर को चीजें देने का कोशिश करता है। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे बायर मर्चेंडाइजर की बात हो चाहे प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर की बात हो, दोनों ही सिचुएशन में बायर को ही ध्यान में रखा जाता है, खरीदने वाले को ही ध्यान में रखा जाता है, कंज्यूमर को ही ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि कंज्यूमर के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टारगेट मार्केट। देखो कहाँ पे आपको मर्चेंडाइजिंग करनी है ये आपको जानना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स वन इज टारगेटिंग एट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो हमको यहाँ पे कस्टमर्स को देखना है जिसको हम टारगेट करने वाले हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट। तो जरूरी है कि हमको टारगेट मार्केट को समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द हाईएस्ट रिटर्न फॉर द मार्केटिंग सेल एक्सपेंडिचर्स। तो अगर हम टारगेट मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, तो हमको हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा, फायदा मिलेगा, और फिर हमारा जो खर्चा है वो भी निकल पाएगा। एज अ मर्चेंडाइजर, एज अ मैन्युफैक्चरर हमारा खर्चा निकल पाएगा। अब मार्केट सेगमेंट्स यहाँ पे बताए गए कि कितने तरह के मार्केट होते हैं। इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट इनटू सबसेट ऑफ कस्टमर्स हु हैव कॉमन नीड्स एंड एप्लीकेशन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट। तो यहाँ पे बड़े मार्केट को क्या किया जाता है? छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है कस्टमर्स के हिसाब से। ठीक है, कस्टमर्स के हिसाब से मार्केट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो किस तरह से हम बांटते हैं मार्केट को? डेमोग्राफी के हिसाब से। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड इनकम। तो यहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनके हिसाब से हम मार्केट को बांटते हैं। पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से मार्केट होता है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो मार्केट ज्यादा बड़ा होगा, कम पॉपुलेशन होगी तो मार्केट छोटे होंगे। एज, वहां पे किस एज के लोग ज्यादा रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, किस जेंडर के, किस सेक्स के लोग रह रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनकी इनकम कितनी है। तो इस हिसाब से हम मार्केट को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और इन सबका ध्यान भी रखना है हमको जब हम प्रोडक्ट को बेचने आ रहे हैं। फिर जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि मार्केट किस हिसाब से बांटा गया है? जियोग्राफी के हिसाब से, स्टेट, रीजन के हिसाब से। क्योंकि देखो क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग होता है, और जब क्लाइमेट अलग अलग है तो वहां पे जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं ना वो भी अलग अलग तरीके के होंगे। तो जब क्लोथिंग की हम बात करते हैं ना, उस समय क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ठंडी जहां पे पड़ी होगी वहां पे कॉटन के कपड़े तो बिकेंगे नहीं, वहां क्या होंगे? वुलन कपड़े ज्यादा बिकेंगे। उसी तरह जहां गर्मी पड़ रही होगी वहां वुलन कपड़े तो आप बेचोगे नहीं। तो क्लाइमेट का ध्यान हमको रखना है और उस हिसाब से भी मार्केट को बांटा जाता है। ठीक है, तो मार्केट का सेगमेंटेशन जो है वो इन इन हिसाबों से होता है। इसके अलावा साइकोग्राफिक
segmentation. It is on the basis of lifestyle like social activities, interest, leisure pursuits, need and wants. तो यहाँ पे लोगों की साइकी कैसी है, लोग कैसा सोच रहे हैं, वो किन किन सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनकी रुचि क्या है, वो जब लेजर एक्टिविटीज करते हैं, लेजर परस्यूट उनका क्या है, मतलब जब लेजर एक्टिविटी करते हैं तो उस समय किस तरह के प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, ये सब देखा जाता है। मतलब जो लोग रह रहे हैं उनका सोचने समझने का तरीका क्या है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी जरूरत क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो ऐसे लोग जो सेम ही लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं वो पूरा एक मार्केट बना देते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी ऐसे एरिया में जाओ जहां सारे रिच लोग रह रहे हैं तो वहां का मार्केट भी उसी हिसाब से होगा। मार्केट को देख के आपको लगेगा कि ये सिर्फ रिच लोगों के लिए ही मार्केट है, यहाँ पे मिडिल क्लास लोग या पुअर लोग कपड़े नहीं खरीद सकते। उसी तरह आप किसी ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं, तो वहाँ की मार्केट को देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगभग सिमिलर तरह के लोग रह रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट सेम है, जिनकी सोशल एक्टिविटी सेम है, जिनका लाइफ स्टाइल क्या है सेम है। तो वो लोग सिमिलर लाइफस्टाइल वाले लोग मिलकर अपना एक मार्केट क्रिएट कर देते हैं। तो नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। लोगों के बिहेवियर के हिसाब से मार्केट को बांटा जाता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो रेटिंग ली जाती है ना कस्टमर से, आपने भी देखा होगा बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे ऐसी शॉप्स हैं जो आपसे रेटिंग लेती हैं, जिसके हिसाब से वो देख लेती हैं कि आप प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है। तो आपके बिहेवियर को ये लोग देखते हैं। मेनी टाइम्स रेटिंग ऑफ यूजेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज डन। बहुत बार आपने देखा है कि रेटिंग कराई जाती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए। उस आधार पे जो मर्चेंडाइजर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो समझ जाता है कि आपको आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसा प्रोडक्ट चाहते हो, आपको प्रोडक्ट कितना पसंद आया है या नहीं आया है। दिस हेल्प इन इंप्रूविंग द सर्विस प्रोडक्ट एंड मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो जब आपको रेटिंग मिलेगी तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को इंप्रूव भी कर सकते हो और उसको दूसरों से अलग भी बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है मर्चेंडाइजिंग राइट्स। मतलब मर्चेंडाइजिंग के लिए क्या सही चीजें हैं, क्या सही चीजें आपको करनी है। राइट मर्चेंडाइज, रिटेलर मस्ट फिल देयर शेल्फ्स विद द मर्चेंडाइज दैट द कस्टमर वांट। तो हम जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, उसकी जो दुकानों के शेल्फ्स है वो उस चीज से भरे होने चाहिए, उस प्रोडक्ट से भरे होने चाहिए जिसकी कस्टमर को वांट है, जिसकी कस्टमर को नीड है। तो राइट मर्चेंडाइज करने हैं, ठीक है। इसके बाद एट द राइट प्लेस, सही जगह पे करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन से जगह पे कैसा प्रोडक्ट लोगों को चाहिए। आपका प्रोडक्ट अगर किसी जगह पे नहीं बिक रहा है, आप जानते हो कि इस जगह पे मेरे प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा, तो आपको उस जगह पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको लोकेशन का ध्यान रखना है, राइट टाइम। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको देखना है कि किस सीजन में आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। मान लो आप वुलन कपड़े बना रहे हो तो आप उनको ठंडी में ही बेच पाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सीजन का भी ध्यान रखना है। In the right quantity, this means a profitable balance between volume of sale and amount of इन्वेंट्री। तो आपके शेल्फ्स पे, आपके इन्वेंट्री में कितना प्रोडक्ट है उसका अमाउंट आपको देखना है, और आपका सेल कितनी हो रही है, आपको उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। ऐसा ना हो कि सेल बहुत कम हो और आपने अपने इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा सामान रख लिया हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेल बहुत ज्यादा हो लेकिन आपका सामान कम पड़ जाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। राइट प्राइस, आपको सही दाम पे चीजें बेचनी है, नहीं तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। इसके अलावा आपको इतना सस्ता भी नहीं कर देना है कि आपका घाटा हो जाए। विथ राइट प्रमोशन, आपको प्रमोशन क्या करना है, अच्छा करना है। अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे, आप लोगों तक अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचाओगे, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिक नहीं पाएगा। राइट बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द अपील क्रिएटेड द कस्टमर्स इंश्योर सक्सेसफुल प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी जिस हिसाब से आपने की है उसी हिसाब से आपको अपील भी करनी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस। फैशन रिटेल के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हैं। तो देखो ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, साइज के बेसिस पे ये अलग अलग हो सकते हैं, टारगेट कस्टमर के बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं, और किस तरह का मर्चेंडाइज है उस हिसाब से भी ये अलग अलग हो सकते हैं। तो कितने तरह के होते हैं। पहला है स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर। ये क्या होती है, नॉर्मल जो आपके अगल बगल में दुकानें होती है ना, स्टोर्स होती हैं, उनको ये बोला जाता है, उनको स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर बोला जाता है, जिनकी सिर्फ एक ही यूनिट होती है, एक ही दुकान होती है। दीज आर ओनर एंड फैमिली ऑपरेटेड सिंगल स्टोर्स। मतलब जो सिंगल सिंगल दुकानें कोई ओनर ऑपरेट करता है या उसकी फैमिली ऑपरेट करती है। फिर है डिपार्टमेंट स्टोर। ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट सेक्शंस नोन एज डिपार्टमेंट्स सच एज क्लोथिंग, स्पोर्टिंग गुड्स, automotive supplies, health and beauty products and electronics equipments. Some department store may also sell food products. तो डिपार्टमेंट स्टोर्स का मतलब है कि एक स्टोर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, क्लोथिंग का अलग, फूड का अलग, स्पोर्ट्स वाले जो सामान है उनका अलग। तो इनको डिपार्टमेंट स्टोर्स बोला जाता है। ये बड़े बड़े होते हैं, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ही स्टोर में। फिर उसके बाद है चेन स्टोर। चेन स्टोर क्या होता है, चेन स्टोर्स आर रिटेल आउटलेट्स दैट शेयर अ ब्रांड एंड central management and usually have standardized business method and practices.
चेन स्टोर का मतलब एक आपका मेन स्टोर होगा और उसके कई सारे ब्रांचेस होंगे, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक स्टोर होता है और उसके कई सारे आउटलेट्स होते हैं, और जहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है ना, वो जो मेन स्टोर होता है उसी से होता है, और उसकी कई सारी ब्रांच होती हैं। मतलब मैनेजमेंट एक जगह से होगा, लेकिन उसकी कई सारी ब्रांचेस क्या होंगी, फैली होंगी पूरे शहर में या पूरे राज्य में। कभी कभी कोई स्टोर्स इतने बड़े होते हैं कि उनके पूरे देश में क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। अगर इस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो देयर आर 3 प्राइमरी skills that a fashion designer, merchandiser and marketer must possess in order to succeed in the field। तो अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप कोई डिजाइनर हो, मर्चेंडाइजर हो या मार्केटर हो, तो आपके पास 3 प्राइमरी स्किल्स तो होनी ही चाहिए। पहला, फोरकास्टिंग एबिलिटी, आपको भविष्यवाणी करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टाइल कल को फैशन बन जाएगा, कौन सा स्टाइल कल को आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिकल एबिलिटी। अब जो मर्चेंडाइजर है, जो मार्केटर है, इनको एनालाइज भी करना आना पड़ेगा। फैशन मर्चेंडाइजर एंड मार्केटर मस्ट बी एबल टू एनालाइज द डॉलर एंड सेंस पार्ट ऑफ देयर जॉब। मतलब इनको पैसा भी देखना है, साथ ही साथ इनको अपने कस्टमर का भी ध्यान रखना है, तो इनको दोनों चीजें देखनी है। दिस मीन्स दैट दे मस्ट कीप वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज द इकोनॉमी ऑफ देयर पर्टिकुलर कंपनीज एंड हाउ सर्टेन स्टाइल्स विल फिट इनटू अ कस्टमर्स बजट। तो यहाँ पे इनको पैसे का भी ध्यान रखना है, अपनी कंपनी के पैसे का ध्यान रखना है, फायदा भी चाहिए, साथ ही साथ इतना भी पैसा नहीं बढ़ा देना है कि कस्टमर के बजट से वो सामान बाहर हो जाए। तो कस्टमर के बजट के हिसाब से हो, वो भी आपको ध्यान में रखना है। दे मस्ट जगल अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स टू इंश्योर दैट दे मेक अ प्रॉफिट फॉर देयर एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि वो अपने एम्प्लॉयर्स के लिए भी प्रॉफिट कमा पाए। मतलब अगर उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा क्या देंगे। तो इनको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। कम्युनिकेशन एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सामान बेचना है आपको, तो आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। टू दिस एंड दे फ्रिक्वेंटली राइट एडवर्टाइजिंग कॉपी, प्रेस रिलीजेस एंड इवन पर्सनलाइज्ड लेटर टू द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग भी की जाती है, तो उनको एडवर्टाइजिंग के लिए भी लिखना आना चाहिए। प्रेस में कोई चीज छपवानी है, न्यूज़पेपर में छपवानी है, प्रेस रिलीजेस भी लिखने आने चाहिए। इसके अलावा कई बार कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को पर्सनल लेटर्स भी लिखे जाते हैं, तो वो भी लिखना आना चाहिए। ऑल ऑफ दिस टेक्स स्किल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम्स इन फैशन मर्चेंडाइजिंग कैन यूजुअली बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ टू अ ईयर। 6 महीने से 1 साल का एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री होती है फैशन मर्चेंडाइजिंग में, वो आपके पास होनी चाहिए। फैशन मर्चेंडाइजिंग रिलेटेड 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, तो 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम भी होता है फैशन मर्चेंडाइजिंग का, वो भी आप कर सकते हो। बैचलर डिग्री इन फैशन डिजाइनिंग और फैशन मर्चेंडाइजिंग आर 4 ईयर प्रोग्राम, तो 4 साल का बैचलर डिग्री भी आप फैशन डिजाइनिंग या फैशन मर्चेंडाइजिंग में ले सकते हो। अब स्कोप क्या है, अगर आपके पास स्किल भी है, क्वालिफिकेशन भी है, तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर। आप क्या बन सकते हो, विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर। ये क्या होते हैं, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग विंडो डिस्प्ले, अरेंजिंग स्टोर मर्चेंडाइजिंग, क्रिएटिंग प्रॉप्स एंड एसेंस, ऑर्गेनाइजिंग क्लोथिंग प्लेसमेंट, स्टाइलिंग मैनिक्विन्स एंड स्पीयर हेडिंग मार्केट कंपेन। तो ये क्या करते हैं, मार्केट, ये विजुअल मर्चेंडाइजर मतलब कि ये दिखाने वाले मर्चेंडाइजर होते हैं। मतलब दिखना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे दिखेगा लोगों को, कैसे अपीलिंग लगेगा लोगों को, ये ध्यान में रखते हैं। इसके लिए ये क्या करते हैं, विंडो डिस्प्लेस वगैरह बनाते हैं, स्टोर्स को अच्छे से अरेंज करते हैं, मैनिक्विन्स वगैरह लगाते हैं, और मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह भी ये लोग करवाते हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनर भी आप बन सकते हो, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि फैशन डिजाइनर क्या होता है। आप क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का डिजाइन, खुद का अपैरल। सेट डिजाइनर भी आप बन सकते हो। सेट डिजाइनर क्या होते हैं, एज द नेम इम्प्लाइज, सेट डिजाइनर्स आर प्राइमरली असाइंड टू कंसेप्चुअलाइज डिजाइंस नीडेड फॉर मूवीज, टेलीविजन एंड थिएटर प्रोडक्शन। तो मूवीज में जो सेट्स वगैरह बनते हैं, टेलीविजन में जो सेट बनते हैं, थिएटर में जो सेट वगैरह बनते हैं, वो आप डिजाइन कर सकते हो। सम सेट डिजाइनर प्रोड्यूस यूनिक सेट डिजाइंस फॉर ट्रेड शोज एंड म्यूजियम्स। तो कुछ डिजाइनर्स जो हैं, कुछ सेट डिजाइनर्स जो हैं, वो ट्रेड शोज के लिए, म्यूजियम्स के लिए भी डिजाइन क्रिएट करते हैं। इंटीरियर डिजाइनर भी आप बन सकते हो। जितने भी इंटीरियर्स हैं किसी रिटेल स्टोर के, घर के, ऑफिस के, हॉस्पिटल के, होटल के, जहां पे भी इंटीरियर होते हैं, वहां इंटीरियर डिजाइनिंग आप कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एरियाज है जहां पे आप इस फील्ड में आप फैशन डिजाइनिंग करने के बाद आप इन फील्ड में जा सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।